ये दो तरह के रिस्क हमारे इन्वेस्टमेंट में होते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड री इन्वेस्टमेंट रिस्क बॉन्ड पोर्टफोलियो में। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था कि हमारे पास मेनली दो तरह की बॉन्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी, तीन तरह की स्ट्रेटेजी होती है। एक होती है पैसिव, एक होती है सेमी एक्टिव और एक होती है एक्टिव। यहाँ पे हमें दो चीजों के बारे में डिस्कस करना था, पैसिव स्ट्रेटेजी एंड सेमी एक्टिव स्ट्रेटेजी। जब पैसिव स्ट्रेटेजी में हम आए तो हमने कल पढ़ा था कि सबसे पहली पैसिव स्ट्रेटेजी होती है बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी, के उसमें क्या करा जाता है, किसी भी बॉन्ड को परचेज करा जाता है, बाय करा जाता है एंड देन उसको होल्ड कर लिया जाता है। आप सभी लोग अपने माइक को म्यूट रखिएगा, म्यूट रखिए आप सभी लोग अपने माइक को, ताकि डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। मुदित का माइक अनम्यूट है, मुदित आप म्यूट कर लीजिए, इसके अलावा सभी के म्यूट है। एक राहुल शर्मा आप भी म्यूट कर लीजिए बेटा माइक को। तो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी हमने पहले पढ़ा। दूसरा जो दूसरी स्ट्रेटेजी हमने इसमें पढ़ी वो पढ़ी बॉन्ड लेडर स्ट्रेटेजी। बाय एंड होल्ड में क्या होता है, हम सिंपल एक बॉन्ड खरीदते हैं एंड देन होल्ड कर लेते हैं। अगला है बॉन्ड लेडर स्ट्रेटेजी। बॉन्ड लेडर स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि हम बाय एंड होल्ड तो करते हैं, लेकिन जो टाइम होराइजन है वो एक तरह से अलग अलग रख लेते हैं। अगला हमने पढ़ा था इंडेक्सिंग स्ट्रेटेजी। इंडेक्सिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है कि हमें जो बॉन्ड परचेज करने हैं अलग अलग, उनसे मिलता जुलता एक इंडेक्स हमें ढूंढना होता है और उस इंडेक्स के बेस पे हम अपने बॉन्ड पोर्टफोलियो को बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेंसेक्स एक इंडेक्स है, तो मान लीजिए हमें एक ऐसा इंडेक्स ढूंढना पड़ेगा जो हमें चाहिए, जिस तरह की सिक्योरिटी उसमें हो, एंड देन फिर हम उससे अपना पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो बेटा जो भी हमारे पास इंडेक्स स्ट्रेटेजी बनती है तो उसके लिए कौन कौन सी मेथोडोलॉजी है, तो आज का हमारा लेक्चर यहां से इस वाले पॉइंट से होता है शुरू। देखिए बेटा, इससे पहले ऊपर तक हमने पढ़ा कि हमें इंडेक्स में बॉन्ड स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक सुटेबल इंडेक्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट सुटेबल इंडेक्स, आपको एक अच्छा इंडेक्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब आफ्टर सेलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट इंडेक्स comes the construction of portfolio that will track the index। उसके बाद बेटा जब हमने इंडेक्स सेलेक्ट कर लिया, इंडेक्स पोर्टफोलियो में क्या होगा, हमें एक इंडेक्स सेलेक्ट करना है। इंडेक्स सेलेक्ट करने के बाद हमें ट्रैक करना है उस पोर्टफोलियो को। द पोर्टफोलियो शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन सच ए वे एज टू मैक्सिमाइज द ट्रैकिंग एरर। अब ये ट्रैकिंग एरर क्या होता है, ठीक है, पोर्टफोलियो इस तरह से कंस्ट्रक्ट करा जाना चाहिए कि जो मैक्सिमाइज करे किसको, ट्रैकिंग एरर को। तो ट्रैकिंग एरर क्या होता है, ट्रैकिंग एरर इज द डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, परफॉर्मेंस ऑफ पोर्टफोलियो फ्रॉम दैट द इंडेक्स। मेरे हिसाब से वैसे मिसप्रिंट होगी, मिनिमाइज होना चाहिए था इधर, एक बार इसको मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, ये शायद मिनिमाइज होना चाहिए था। चलो, ट्रैकिंग एरर क्या है बेटा, ट्रैकिंग एरर है कि जो आपका इंडेक्स है, यानी जैसे मान लीजिए मेरे को बॉन्ड खरीदना है, मारुति सुजुकी कंपनी ने एक बॉन्ड इशू करा, ठीक है भाई, और मारुति सुजुकी कंपनी ने एक बॉन्ड इशू करा और उस बॉन्ड से मिलता जुलता मुझे जो इंडेक्स मिला वो मिला सेंसेक्स 100। ये इंडेक्स मुझे मिला इससे मिलता जुलता। तो हमें देखना होगा ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर क्या होता है, ट्रैकिंग एरर डेविएशन है परफॉर्मेंस में। किस किस की परफॉर्मेंस में, मारुति सुजुकी और सेंसेक्स की परफॉर्मेंस में जो अंतर है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। बात समझ में आ गई। ट्रैकिंग एरर क्या है कि जो हमारा बॉन्ड है और जो हमारा इंडेक्स है उनकी परफॉर्मेंस में जो डेविएशन है, जो अंतर है, वो क्या कहलाता है, ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर किन किन कारणों से आ सकता है, ट्रैकिंग एरर आ सकता है मेनली तीन कारणों से, 1 2 3। पहला क्या है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स। ट्रांजैक्शन कॉस्ट के जो इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसकी वजह से। अगला, differences in the composition of indexed portfolio and indexed itself।
यानी कि जो इंडेक्स पोर्टफोलियो है और इंडेक्स इटसेल्फ, इनके जो कंपोजिशन में डिफरेंस है उस वजह से। अगला, डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन प्राइस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्शन द इंडेक्स एंड कंस्ट्रक्शन ट्रांजैक्शन प्राइस पेड बाय द इंडेक्स मैनेजर। तो मेनली ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से ट्रैकिंग एरर आ सकता है। आगे, one the way of construction the portfolio is to invest in all the issues in the index in same proportion as in index। बेटा जो मैंने यहाँ पे येलो में कर रखा है ना, येलो में मैंने उन लाइन को कर रखा है जो एज सच लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ग्रीन में बेटा वो सारा मटेरियल है जो लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जब आप लिखने जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। और रेड में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हमें ध्यान से देखना है। तो बात क्या है, हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडेक्स पोर्टफोलियो की, कि इंडेक्स से पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पे हमने बात करी इंडेक्सिंग मेथोडोलॉजी, किस मेथड को अडॉप्ट करा जाए। तो जो पहला मेथड है पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करने का वो क्या है, इन्वेस्ट इन ऑल द इश्यूज इन द इंडेक्स इन द सेम प्रोपोर्शन एज इन द इंडेक्स। यानी कि इंडेक्स ने जहां जहां पे इन्वेस्ट कर रखा है, आप भी अपने बॉन्ड के प्रोपोर्शन के पोर्टफोलियो है ना, उसको वही वही इंडेक्स के हिसाब से करते रहो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक इंडेक्स ने ये 3 कंपनियों में कर रखा है, एक में 20%, एक में 50%, एक में 30%। यानी मान लेते हैं एक इंडेक्स है कोई सेंसेक्स 100, और सेंसेक्स 100 ने टोटल 3 कंपनियों में ये इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो हम भी जब बॉन्ड खरीदेंगे तो इन 3 कंपनियों में खरीदेंगे और इसी प्रोपोर्शन में खरीद लेंगे। क्या आपके समझ में आया ये बात जो मैं समझाने चाह रहा हूं, कि हम जब बॉन्ड खरीदेंगे तो हम सेम प्रोपोर्शन में परचेज कर लेंगे। इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। दिस कैन एलिमिनेट द ट्रैकिंग एरर। ये बेटा ट्रैकिंग एरर को क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। ये जहां तक है बेटा, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे हमें ट्रैकिंग एरर को क्या करना था, मिनिमाइज। मैक्सिमाइज की जगह क्या है, ये मिनिमाइज है। चलो, this can eliminate the tracking error resulting from differences in the composition of index in portfolio। ये बेटा जो composition का मतलब समझ रहे हो आप, composition का मतलब कि इंडेक्स ने किन किन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रखा है। जिन सिक्योरिटी में इंडेक्स ने इन्वेस्टमेंट करी, उन्हीं सिक्योरिटी में आप लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट कर दी। तो इससे जो कंपोजिशन के कारण ट्रैकिंग एरर आता है वो काफी हो जाता है कम। लेकिन यहीं पे एक दूसरा ट्रैकिंग एरर इसके कारण बन सकता है, और वो किसके कारण बन सकता है, वो बन सकता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट के कारण, क्योंकि आपको यहाँ पे एक तरह से ज्यादा ट्रांजैक्शन करनी पड़ रही है। देखिए, बट दिस विल इंक्रीज ट्रैकिंग एरर रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अनदर वे टू कंस्ट्रक्ट पोर्टफोलियो इज टू इन्वेस्ट इन सैंपल ऑफ इशू। कि आप क्या करो कि किसी एक सैंपलिंग करके इशू कर दो, पूरा इंडेक्स को मत देखो, इंडेक्स के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके इशू कर दो। इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन जो अदर कंपोजिशन के कारण है उससे आपका ट्रैकिंग एरर इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अगर आपको यहाँ पे बात समझने में थोड़ी सी समस्या हो तो मैं बेटा इसको आपको एक बार नोट बुक के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मे भी आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाए। अगर इन बिटवीन आपको कोई समस्या हो तो आप मेरे से पूछ लेना। देखो बात क्या कह रहा है, ये बात ये कह रहा है कि हमारे पास होता है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर का मतलब कि आपने एक इंडेक्स देखा, उस इंडेक्स ने मान लीजिए 4 सिक्योरिटी में इशू कर रखा है। ये तो मैं बहुत सिंपल कह रहा हूँ, इंडेक्स में 100 होते हैं, मान लीजिए हमने मान लिया 5, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड और ई लिमिटेड। ए लिमिटेड में इसने कर रखा है 10%, बी लिमिटेड में कर रखा है 15%, इसमें कर रखा है 20%,
और यहाँ पे हो गया 25% और यहाँ पे हो गया 30%। ठीक है, ये इंडेक्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट ट्रैकिंग एरर क्या होता है, ये तो हो गया इंडेक्स पोर्टफोलियो। एक हो गया जो हमें अपना बॉन्ड का पोर्टफोलियो बनाना है। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि आपको भी मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं ना, तो 1 लाख का 10% करो ए में, 15% करो, यानी डिट्टो सेम एज इट इज यही प्रपोर्शन आप यहां यूज कर लो। बात समझ में आ गई? यानी आपको अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो 10,000 यहाँ, 15,000 यहाँ, 20,000, 25,000, 30,000। इससे क्या होगा, कॉम्पोजिशन का ट्रैकिंग एरर कम हो जाएगा, यानी जो उसका है वही आपका है। लेकिन इससे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, आपको 5 में इन्वेस्ट करनी पड़ रही है ना, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, तो उससे जो ट्रैकिंग एरर बनेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप देख लो भाई, ए बी सेम सी कंपनी है, सी डी सेम सी कंपनी है, तो 35% कर दो एक इस तरह की कंपनी में और बाकी कर दो 65% इस तरह की कंपनी में। यहां से बेटा ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एरर कम हो जाएगा, लेकिन सेकंड एरर है जो कॉम्पोजिशन का एरर है वो बढ़ जाएगा। कॉम्पोजिशन मतलब कहां कहां पैसा डला हुआ है। क्या आपके ये बात समझ में आई? अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझे अभी बताइए एक बार कि सर ये चीज हमारे समझ में नहीं आई। समझ में आ गई तो एक दो बच्चे को यस सर बोल दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। सर ये तो एरर में फर्क क्या है कि जैसे जो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट एरर है, वो जो कंपोजिशन एरर जो आप बता रहे हो? सुनो सुनो सुनो, इसमें अंतर क्या है एक बार वो सुनना। देखिए, कॉम्पोजिशन एरर क्या हो गया, कॉम्पोजिशन एरर हो गया कि मुझे इंडेक्स के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाना है बॉन्ड का। ठीक है, तो सबसे पहला है कॉम्पोजिशन एरर। कॉम्पोजिशन एरर क्या हो गया कि भाई इंडेक्स ने तो अलग तरीके से इन्वेस्ट कर रखा है, किसी में 10%, किसी में 20, किसी में 15, किसी में कितना, और मैंने उस हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करा, मैंने कर दिया दूसरे तरीके से। मैंने किसी में कर दिया 15%, देखा तो इसको, लेकिन एज इट इज इसके इस कॉम्पोजिशन को फॉलो नहीं करा। बात समझ में आ गई विपुल? तो वो एरर कौन सा बन गया, कॉम्पोजिशन एरर। ठीक है, ठीक है भाई, कि जो इंडेक्स ने कॉम्पोजिशन कर रखी थी एज इट इज कॉम्पोजिशन मैंने नहीं करी, वो तो क्या हो गया, कॉम्पोजिशन एरर। और ट्रांजैक्शन एरर क्या हो गया, ट्रांजैक्शन एरर हो गया कि मैं अगर डिट्टो इंडेक्स को फॉलो करने लग जाता हूं ना, तो क्योंकि इंडेक्स के पास जो मनी होती है, अमाउंट होता है, वो बहुत हैवी अमाउंट होता है, तो इंडेक्स के लिए तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कुछ होती है नहीं। लेकिन मुझे अगर अपने 1 लाख रुपए को 10 जगह लगाना पड़ जाए तो 10 जगह ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी? अमाउंट छोटा सा है, 10 जगह खामखाई लगाना पड़ रहा है, चलो 10 जगह की जगह अगर 20 जगह लगाना पड़ गया तो और ज्यादा। तो यहां से इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से इंडेक्स को तो क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ नहीं रही, मुझे देनी पड़ रही है, तो क्या है, हम दोनों के बीच में एक एरर जनरेट हुआ, नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो वो एरर हो गया ट्रांजैक्शन कॉस्ट की, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लॉस होगा और इंडेक्स को ये लॉस नहीं होगा। बात समझ आ रही नहीं है? मुझे ट्रैक करना है किसको, इंडेक्स को। मुझे तो इंडेक्स को पकड़ना है, लेकिन इंडेक्स को मैं जब ही पकड़ पाऊंगा जब मैं सेम जो इंडेक्स कर रहा है वो मैं करूंगा। ठीक है, तो अगर इंडेक्स के बिल्कुल कॉम्पोजिशन पे चलता हूं तो मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, और मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बचाता हूं तो मेरा कहीं ना कहीं कॉम्पोजिशन में दिक्कत आती है। समझ गए ये बात तुम? हाँ जी सर, समझ। ठीक है ना, तो ये है। खाते में पैसे खत्म हो रहे हैं। तो देयरफॉर इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इट इज ए ट्रेड ऑफ बिटवीन ट्रैकिंग एरर रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड कॉम्पोजिशन। हमें उन दोनों के बीच का एक रास्ता बनाना पड़ता है। समझ गए? वी हैव टू डन ए ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ हमें बनाना पड़ेगा। मैं अगर इसे तुम्हें अगर एक डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो ट्रेड ऑफ कैसा होता है, ट्रेड ऑफ ऐसा होता है कि मान लीजिए भाई
एक यहाँ पे एक तरफ अगर मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ती है, ठीक है ना, तो मेरा कॉम्पोजिशन कम होगा। ये कॉम्पोजिशन है, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। मेरे को अगर कॉम्पोजिशन पे कॉम्पोजिशन को मेंटेन करना है, कॉम्पोजिशन को स्टॉक इंडेक्स से सिमिलर करना है, तो मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो बीच का सा एक हिस्सा मुझे बनाना पड़ेगा ट्रेड ऑफ के लिए। वैसे ये एग्जैक्टली सही डायग्राम नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया ट्रेड ऑफ कैसे होएगा, ठीक है ना। तो हमें एक ट्रेड ऑफ करना पड़ता है इन दोनों के बीच में। अब ये करने के लिए हमारे पास मेनली कितने मेथड हैं? 3 पॉपुलर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए पोर्टफोलियो टू रिप्लिकेट द इंडेक्स। अब इसको कैसे करा जाए, ट्रांजैक्शन और कंपोजिशन को मैच कैसे करा जाए, इसके लिए हमारे पास 3 मेथड है। नंबर 1 द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और सर्कुलर अप्रोच, सबसे सिंपल है ये। दूसरा द ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच। तीसरा द वेरिएंस मिनिमाइजेशन अप्रोच। ये 3 अप्रोच हो गए हमारे पास। पहली सर्कुलर अप्रोच, दूसरी ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच, तीसरी वेरिएंस मिनिमाइजेशन अप्रोच। तो नंबर 1 हम सबसे पहले किस पर चल रहे हैं? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और सर्कुलर अप्रोच। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्या ये शब्द आपको कुछ सुना सुना सा लग रहा है? हाँ जी सर, लास्ट ईयर जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे तब सुना था स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का मतलब कि जो आपकी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है उस हिसाब से स्ट्रेटास बना के सैम्पलिंग कर लो, ठीक है। आप बिल्कुल इंडेक्स को एज इट इज फॉलो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। इंडेक्स ने जिस हिसाब से काम किया हुआ है उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को, मतलब कि उसकी सैंपलिंग से वो ले लो, ठीक है। ये मोस्ट सुटेबल अप्रोच है। अंडर दिस अप्रोच द इंडेक्स इज डिवाइडेड इनटू सब सेक्टर्स और सेल, यानी पूरे इंडेक्स को हम सब सेक्टर में डिवाइड कर देंगे। एक सेक्टर ना मानते हुए हम काफी सारे सेक्टर मान लेंगे। दिस डिवीजन कैन बी बेस्ड ऑन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज सेक्टर, टर्म ऑफ मैच्योरिटी, ड्यूरेशन, कूपन, क्रेडिट रेटिंग, कॉल फ्यूचर्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। यानी कि इंडेक्स ने जिन कैरेक्टरिस्टिक्स से डिवाइड करा हुआ है आप भी उसी तरह डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि सपोज दैट ए फंड मैनेजर स्ट्रेटिफाइज द इंडेक्स बेस्ड ऑन फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक ने देखा कि भाई इंडेक्स में जो ड्यूरेशन है वो 2 तरह की है, या तो 5 साल तक के लिए या 5 साल से ज्यादा के लिए। तो इसमें कितने सेल हो गए? 2 सेल हो गए। क्रेडिट रेटिंग के लिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होते जैसे S&P, तो क्रेडिट रेटिंग के लिए उन्होंने 4 सेल बांट लिए, AAA, AA, सिंगल ए और BBB। तो इसमें कितने सेल हो गए? 4 सेल हो गए। यहाँ सेक्टर के लिए उन्होंने 2 सेल रखे, एक तो कॉर्पोरेट और एक ट्रेजरी। तो यानी हमारे पास कितने हो गए इंडेक्स? एक तरह से कितने सेल हो गए? 2 into 4 into 2, यानी कि 16 सेल हमारे पास हो गए। अब हमें क्या करना है? After stratifying the index cell, securities are selected so as to represent each of these cell. अब हमें उन सिक्योरिटीज को लेना है जो इन सेल को क्या करे? रिप्रेजेंट करे। सिक्योरिटीज आर सेलेक्टेड फ्रॉम each of these cell in such a way that the selection is represent the particular cell, कि हर सेल को सिक्योरिटी रिप्रेजेंट करे। The proposition of investment in each cell depends upon the percentage of cell market value of the index. अब सर किस सिक्योरिटी में कितना डालें? जितना उस सेल ने इंडेक्स में मार्केट वैल्यू कैप्चर कर रखी है ना, उतना ही आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इफ 25% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इंडेक्स मेड अप ऑफ AAA इश्यूज, यानी कि इंडेक्स हमने जो सेंसेक्स 100 हमने सेलेक्ट करा था उसमें 25% यानी सेंसेक्स 100 में टोटल कंपोजिशन में 25% वो वाली कंपनियां, 25% शेयर AAA कंपनियों का है,
then 25% of index portfolio should be composition of AAA issue। तो ये तो था सेंसेक्स का, यानी सेंसेक्स 100 का जो हमने पोर्टफोलियो इंडेक्स लिया था, ये हमारा इंडेक्स है, उसका 25% AAA का है। तो अब हम जो बॉन्ड पोर्टफोलियो बना रहे हैं ना, हम भी अपने में AAA का कितना रखेंगे, 25% रखेंगे। मान लीजिए उन्होंने सेंसेक्स 100 में लेस देन 5% है 3%, तो हम भी अपने में कितना रख लेंगे, 3% रख लेंगे। यानी जैसा जैसा इनमें सेंसेक्स ने कर रखा है वैसा वैसा ही हम कर लेंगे। यहां तक कोई समस्या हो तो आप बताइए। ये था नंबर 1 स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग या सर्कुलर अप्रोच। इस अप्रोच में क्या करते हैं, हम जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्ट्रेटास में बांटते हैं। अब जो इंडेक्स में उन स्ट्रेटास में हो रहा है वही हम अपने यहाँ पे कर लेते हैं, एक तरह से स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग से। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को नहीं है? आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला जो सेकंड है बेटा हमारे पास वो है ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच। ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच ये एक तरह से समझ लीजिए वो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग ऐसी है जो हम थोड़ी बहुत हाथ पांव जिसमें मार सकते हैं। ये सारी अप्रोच बाकी कंप्यूटराइज बेस्ड है, हमें बस इनकी थ्योरी थ्योरी पढ़नी होती है। ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच में क्या होता है, द मनी मैनेजर सीक्स टू कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स पोर्टफोलियो दैट विल मैच द रिक्वायरमेंट एज अंडर सर्कुलर अप्रोच and satisfied a few other constraints and also optimize specific objective function। यानी कि जो हमने बेटा ऊपर वाले मेथड में करा वो ही करना है, उसके प्लस में हमें कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को और सेटिस्फाइड करना है। बात समझ में आ गई? यानी ये मेथड क्या है, जो सर्कुलर मेथड था वो तो रहेगा ही, प्लस में बेटा कुछ मेथड्स और हैं जिन्हें हमें सेटिस्फाई करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और है। और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ यील्ड, मैक्सिमाइजेशन ऑफ कन्वेक्सिटी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न वगैरह। और दिस अप्रोच रिक्वायर मैथमेटिकल प्रोग्राम, इसमें हमें मैथमेटिकल प्रोग्राम चाहिए। ये है हमारी ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच। यानी पहली अप्रोच स्ट्रेटिफाइड अप्रोच या सर्कुलर अप्रोच, उसमें हम क्या करते हैं, टोटल इंडेक्स ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हम स्ट्रेटास में बांटते हैं, उन स्ट्रेटास के हिसाब से हम अपना प्रोपोर्शन डिवाइड कर देते हैं पोर्टफोलियो का। सेकंड ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच में वो तो रखते हैं, प्लस में कुछ ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम और लेते हैं। थर्ड अप्रोच है बेटा दोस्तों हमारी, वो है वेरिएंस मिनिमाइजेशन अप्रोच। वेरिएंस मिनिमाइजेशन अप्रोच क्या है, ये भी एक बड़ी कॉम्प्लेक्स अप्रोच है। इसमें क्या करा जाता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अप्रोच इज टू मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द इंडेक्स्ड पोर्टफोलियो while minimizing the variance of tracking error। ट्रैकिंग एरर यानी आपका और जो इंडेक्स पोर्टफोलियो है उनके बीच का जो वेरिएंस है, जो ट्रैकिंग एरर है, उनके बीच का जो अंतर है उसको कम से कम करना है। द क्वाड्रेटिक प्रोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ दीज 3 कंपोनेंट, यानी कि हमें 3 कंपोनेंट को लेके इसमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स और एंड ए यूनिवर्स ऑफ सिक्योरिटी, तीसरा यूनिवर्स ऑफ सिक्योरिटी इज सोल्ड अंडर द इंडेक्स पोर्टफोलियो। तो बेटा यहाँ पे हमारा जो पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट था वो हो चुका है खत्म। अगर पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट को। है भाई? किसी स्टूडेंट को यहां तक कोई समस्या हो तो यू में आस्क मी नाउ। नहीं है तो बेटा हम चलते हैं अपनी अगली स्ट्रेटेजी पे, जिसका नाम है सेमी एक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। इसको प्यार से सेमी एक्टिव बॉन्ड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी भी बोला जाता है। देखेंगे सेमी एक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है बेटा। पैसिव मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में हम जनरली क्या करते हैं, बाय एंड होल्ड करते हैं, या हम इंडेक्स को देखते हैं, या हम अदर ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। बहुत बार जब बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होती है
तो बहुत सारे जो मतलब कि जो बॉन्ड मैनेजर है वो स्पेशली तौर पे ध्यान रखते हैं फ्यूचर की लायबिलिटी को। फ्यूचर की लायबिलिटी को बहुत बहुत ध्यान से रखा जाता है, खास तौर पे जितने भी पेंशन फंड्स हैं, जितने भी जो गवर्नमेंट जिन बॉन्ड में इशू करती है, तो वो इस बात का ध्यान रखती है कि फ्यूचर में जो मतलब कि आपका मनी पूरी तरीके से सेफ रहे। Many bond portfolio manager may require an investment to take care of future liability. The objective of such investor is to accumulate the present value of investment over the investment horizon. ठीक है ना, वो ये चाहते हैं कि जितना आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, जो आप प्रेजेंट वैल्यू आप लगा रहे हैं, उतना आपको कम से कम मिल जाए, आपको प्रेजेंट वैल्यू कम से कम अपने मनी की जरूर मिल जाए। द फंडिंग ऑब्जेक्टिव मे बी रिक्वायर्ड बाय ए पर्सन हु नीड्स टू बिल्ड वेल्थ, जो अपने वेल्थ बनाना चाहता है थ्रू इन्वेस्टमेंट, as to provide money for retirement, education of children, etc. इनमें आदमी रिस्क नहीं ले सकता। Many large institutional investors such as pension fund, insurance company must accumulate money in order to fund future liabilities. तो इसमें बेटा जो सेमी एक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है, इसमें हमारे पास मेनली दो तरह की पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी होती है। एक होती है डेडिकेशन और एक होती है इम्यूनाइजेशन। ये इम्यूनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेडिकेशन को। डेडिकेशन में क्या होता है? डेडिकेशन इज ए स्ट्रेटेजी इन विच ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट एंड मेंटेन ए बॉन्ड पोर्टफोलियो that has a cash flow structure that exactly or closely matches the cash flow structure of a stream of current and future liabilities that must be paid। यानी कि आप एक ऐसे बॉन्ड में जाते हैं जिनका जो कैश फ्लो है वो बिल्कुल वैसा होता है जो फ्यूचर लायबिलिटी आपको पे करनी है, अदरवाइज जो आपने प्रेजेंट वैल्यू के लिए कैलकुलेट करा हुआ है सेम उसी तरह का ही आपका जो वैल्यू है वो होती है। अब इसमें जो यहाँ पे मेनली दो अप्रोचेज होती है डेडिकेशन पोर्टफोलियो की, प्योर कैश मैचिंग और कैश मैचिंग विद री इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं प्योर कैश मैचिंग। सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी और सबसे ज्यादा आप तरह से समझ लीजिए सेफ अप्रोच है ये। द मोस्ट कंजर्वेटिव और डेडिकेटेड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी इज दैट इन विच ए बॉन्ड पोर्टफोलियो इज कंस्ट्रक्टेड इन such a way that the cash flow यानी कूपन रेट प्लस प्रिंसिपल पेमेंट एंड प्रिंसिपल पेमेंट एंड एनी प्रिंसिपल पेमेंट थ्रू ऑल कॉल फ्यूचर्स, यानी कोई भी किसी भी तरह की प्रिंसिपल पेमेंट है एग्जैक्टली मैच द रिक्वायर्ड पेमेंट फॉर स्ट्रीम ऑफ लायबिलिटीज। यानी कि जो भी आपकी स्ट्रीम लायबिलिटी है, जितनी आपको मान लीजिए 10 साल के बाद आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो आप एक ऐसे बॉन्ड में जाएंगे जो एग्जैक्टली आपको इतना कैश फ्लो देगा कि आफ्टर 10 ईयर आपके पास कूपन रेट, प्रिंसिपल पेमेंट या और कोई पेमेंट मिला के एग्जैक्टली 10 करोड़ रुपए 100% आ जाने चाहिए। इसको बोलते हैं प्योर कैश मैचिंग। और ये प्योर कैश मैचिंग के लिए जनरली जो स्ट्रेटेजी यूज करी जाती है वो यूज करी जाती है परचेज ए जीरो कूपन बॉन्ड। यानी कि जीरो कूपन बॉन्ड क्या है? मुझे 10 साल बाद 10 करोड़ रुपए चाहिए। जीरो कूपन बॉन्ड ये है जिसमें सालाना आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब एक बॉन्ड है जो अभी आपको 8 करोड़ में मिल रहा है, या एक बॉन्ड है जो अभी आपको मिल रहा है 6 करोड़ में, और 10 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 10 करोड़ का बॉन्ड है, अभी आपको जीरो कूपन बॉन्ड है, अभी वो 6 करोड़ का है और 10 साल बाद उसमें आपको 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, बीच में आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। जीरो कूपन बॉन्ड ये काफी सिंपल सा है। तो इसमें आप बिल्कुल सेफ हैं, जितना पैसा आपकी लायबिलिटी बनती है एग्जैक्ट उतना पैसा ही आपके पास आ जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहला प्योर कैश मैचिंग।
नेक्स्ट है दोस्तों कैश मैचिंग विद री इन्वेस्टमेंट। कैश मैचिंग विद री इन्वेस्टमेंट में होता क्या है? इट इज एन अल्टरनेट अप्रोच टू पोर्टफोलियो डेडिकेशन is to construct a portfolio such that the cash flow plus expected reinvestment income provide the anticipated fund at the time when payment is required। यानी कि जैसे मैंने कल भी आपको बताया था री इन्वेस्टमेंट के बारे में कि आपने 1 लाख का एक बॉन्ड में इन्वेस्ट करा एट द रेट ऑफ 10%, तो 1 लाख पे आपको हर साल कितने रुपए मिलते रहेंगे इंटरेस्ट कूपन रेट के तौर पे? 10,000 रुपए। अब ये 10,000 रुपए आप दोबारा री इन्वेस्टमेंट कर देंगे 10% पे, तो इस ब्याज के ऊपर आपको ब्याज मिलेगा 1,000 रुपए। तो इसको बोलते हैं कैश मैचिंग विद री इन्वेस्टमेंट। यानी कि आप इस तरह कैलकुलेट करते हुए पहुंच जाएंगे कि आपको जो कूपन रेट मिला और कूपन रेट को जो आपने री इन्वेस्टमेंट करी, इस तरह से पैसे आपके मिलके, यानी कि कूपन रेट, प्रिंसिपल और कूपन रेट की जो री इन्वेस्टमेंट पे आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो आपके एग्जैक्ट हो जाने चाहिए जो आपकी टोटल लाइबिलिटीज है। दिस मेथड प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन द चॉइस ऑफ सिक्योरिटीज because now maturity of bond does not have match with the dates at which fund are required। यहाँ पे बेटा थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आ रहा है उसे आप अलग अलग जगह इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये होते हैं कैश मैचिंग विद री इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे डेडिकेशन की ये दो मेथड थे, प्योर कैश और कैश मैचिंग विद री इन्वेस्टमेंट। थर्ड जो प्रोसेस, जो सेकंड प्रोसेस है हमारा जो सेमी एक्टिव मैनेजमेंट में जो सेकंड था वो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी चीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देना, किसी चीज को इम्यून कर देना। तो इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इम्यूनाइजेशन में हम इस तरह के बॉन्ड सेलेक्ट करते हैं जो हमारे इंटरेस्ट रेट रिस्क और री इन्वेस्टमेंट रिस्क को काफी हद तक मिनिमाइज कर देते हैं। A major concern of bond investor who use bond as investment vehicle to accumulate value that future reinvestment rates may change, thus affecting the realized yield, the consequently the accumulated value। तो इम्यूनाइजेशन प्रोसेस बड़ा सिंपल है और इसको हम देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। जब हम एक एग्जांपल करेंगे जिससे आपको इम्यूनाइजेशन आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, ये देखते हैं हम। एक्स लिमिटेड रिक्वायर इट्स बॉन्ड पोर्टफोलियो फॉर ए टारगेट पीरियड ऑफ 3 years। For this purpose, the company decide to invest rupees 10 lakh at present and identify 2 bonds। कंपनी ने 2 बॉन्ड आइडेंटिफाई करे हैं इसके लिए। एक बॉन्ड ए है जिसकी फेस वैल्यू है 1000, एक बॉन्ड बी है जिसकी फेस वैल्यू है 1000। मार्केट प्राइस है 970, 1050। एक की ड्यूरेशन है 5 year, एक की ड्यूरेशन है 2 year। Calculate amount of money invested in each bond and number of units to be purchased of each bond। आपको ये बताना है कि ए बॉन्ड में मैं कितना रुपए डालूं 10 लाख में से, और बी बॉन्ड में मैं कितना रुपए डालूं 10 लाख में से, कि मेरा बॉन्ड इम्यूनाइज हो जाए, और कितने कितनी सिक्योरिटी हम ए और बी की हमें खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों एक क्लास का टाइम थोड़ा ओवर हो रहा है, मैं इस मीटिंग को एंड करके अभी आपके सामने नई मीटिंग का जो कोड है वो शेयर करता हूं, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को लेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा दोबारा से। देखिए मैं आपको बता रहा था बॉन्ड इम्यूनाइजेशन प्रोसेस। बॉन्ड इम्यूनाइजेशन में होता क्या है, किसी भी बॉन्ड में हमारे पास 2 तरह के रिस्क होते हैं। एक, इससे पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूं बॉन्ड इम्यूनाइजेशन। किसी भी बॉन्ड में हमारे पास 2 तरह के रिस्क होते हैं। देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ रिस्क एसोसिएटेड
इन ईच एंड एवरी बॉन्ड। पहला जो रिस्क होता है बेटा वो होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में करा था कि आपने एक बॉन्ड, आज आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया 10% की रेट से, लेकिन आगे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ गई 12%, तो आपको एक तरह से 2% का लॉस है। और एक होता है री इन्वेस्टमेंट रिस्क कि आपने अभी 10% पे इन्वेस्ट कर दिया और आगे जाके रेट हो गई 8%, तो भी आपको नुकसान है क्योंकि आप री इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। यानी एक बॉन्ड पूरी तरह सेफ केवल और केवल तब होता है जब 10% से रेट कितनी रहे, हमेशा 10% ही रहे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। तो क्या हम किसी बॉन्ड को इस चीज से बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं। हम सिंगल बॉन्ड को इस चीज से नहीं अवॉइड, ये रिस्क हम सिंगल बॉन्ड से नहीं एलिमिनेट कर सकते, लेकिन अगर हम एक बॉन्ड का पोर्टफोलियो बना लें, if we have to create portfolio of a bond, then we can immunize our bond portfolio. We can immunize our bond portfolio. We can avoid these type of risk with the process of bond immunization. ठीक है भाई। और बॉन्ड पोर्टफोलियो में ही हमने पढ़ा कि बॉन्ड पोर्टफोलियो की जो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है वो 3 तरह की स्ट्रेटेजी है। 3 तरह की बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है। मैं लिख देता हूं बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। पहली है पैसिव, दूसरी है सेमी एक्टिव और तीसरी है एक्टिव। पैसिव हमने कर ली। सेमी एक्टिव में एक था डेडिकेशन और एक था हमारा इम्यूनाइजेशन। तो अभी हम इम्यूनाइजेशन करेंगे। तो इम्यूनाइजेशन में एग्जांपल मैं आप लोगों को करवा रहा था कि कैसे जो इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है वो वर्क करता है। देखिए हमारे पास एक कंपनी है प्यारे दोस्तों, और उस कंपनी के पास कितने रुपए हैं? 10 लाख रुपीज। 3 साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और उन्होंने 2 बॉन्ड ढूंढ रखे हैं जिनकी फेस वैल्यू इतनी है, मार्केट प्राइस इतना है और ड्यूरेशन इतना है। अब ये कंपनी चाह रही है कि ये पता लगाना किसमें कितना इन्वेस्टमेंट करी जाए। तो इसके हम सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन जब भी हम करेंगे, अगर हम किसी बॉन्ड को इम्यूनाइज या इम्यून करना चाहते हैं, तो उसमें बेटा हमारे सामने पहली कंडीशन ये है कि हमें ऐसे बॉन्ड ढूंढने हैं जिसकी एक की मैच्योरिटी वैल्यू ज्यादा हो, एक की मैच्योरिटी वैल्यू ज्यादा हो हमारे टारगेट पीरियड से, सॉरी मैच्योरिटी जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन, मैच्योरिटी वैल्यू नहीं ड्यूरेशन, एक की ड्यूरेशन ज्यादा हो हमारे टारगेट पीरियड से और एक की ड्यूरेशन कम हो हमारे टारगेट पीरियड से। यानी कि अगर हमारा टारगेट पीरियड 3 साल का है तो हमें हर हाल में ऐसे बॉन्ड लेने पड़ेंगे जिसकी एक की ड्यूरेशन 3 साल से ज्यादा हो और एक की ड्यूरेशन 3 साल से कम हो। बेटा माइक किसका ऑन है? माइक किसका ऑन है वो ऑफ कर लीजिए। सभी अपने माइक को म्यूट रखेंगे, ठीक है। तो एक की ड्यूरेशन 3 से ज्यादा हो और एक की ड्यूरेशन 3 से कम हो। तो हमारे पास ऐसे ही बॉन्ड है, एक की ड्यूरेशन देखिए 5 साल है और एक की ड्यूरेशन 2 साल है। तो ये बिल्कुल हमारे लिए परफेक्ट है। अब हमें बेटा सबसे पहले कुछ फॉर्मूले होते हैं जो जब हम बॉन्ड को पढ़ते हैं तब हमें जो पता रहता है कि वी नो दैट जो बेटा वेट होता है, मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। अब मुझे 10 लाख रुपए ए और बी में तो इन्वेस्ट करने हैं ना। अगर ए में मैंने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो बी में मैं कितने इन्वेस्ट करूंगा? 4 लाख। तो यानी कि कुल मिला के अगर मैं 60% ए में इन्वेस्ट करता हूं तो 40% कहां करूंगा? बी में। इट मींस मैं 0.6 ए में करता हूं तो 0.4 कहां करूंगा? बी में। और अगर ए में मैं 0.7 करता हूं तो नाउ बी में कितना करूंगा मैं? 0.3। तो भी तो वी नो दैट वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1। अगर 2 बॉन्ड है तो मुझे 100% पैसा इन 2 बॉन्ड में डालना है ना। अच्छा
सेम एज इट इज ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो, वो किसके इज इक्वल टू हो जाता है, ड्यूरेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ ए प्लस ड्यूरेशन ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ बी। कि भाई जितनी ए की ड्यूरेशन है और ए को जितना हमने वेट दिया, जितनी बी की ड्यूरेशन है जितना बी को हमने वेट दिया, और अभी हमें यहाँ पे करना ही क्या है, हमें करना ही ए और बी का ड्यूरेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा यहाँ पे हमें पता है WA प्लस WB इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो, जो हमें बॉन्ड पोर्टफोलियो बनाना है टारगेट, वो कितने प्राइस उसका कितना है 3, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 इज इक्वल टू ए का ड्यूरेशन कितना है बेटा 5 ईयर, WA की जगह WA, बी का ड्यूरेशन कितना है 2 ईयर, और WA की जगह क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि WB इज इक्वल टू 1 माइनस WA, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, कि मैं इस WA को इस साइड लाया माइनस का हो गया, तो ये 1 माइनस WA इसको कर देंगे। तो बेटा यहां से जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 5 WA प्लस 2 माइनस 2 WA। ये बेटा 2 इस साइड आके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ 5 में से 2 WA माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा 3 WA। तो यानी WA हमारे पास आ गया 1/3, तो WB क्या हो जाएगा 1 माइनस WA, तो WB हो जाएगा 2/3। इट मीन्स हमें बॉन्ड इम्यूनाइजेशन के लिए जो 10 लाख रुपए हैं उनका 1/3 हमें डालना चाहिए ए में, और उनका 2/3 हमें डालना चाहिए बी में। तो 10 लाख का 1/3 करेंगे तो ये जाएगा 3,33,333, और बेटा 10 लाख का 2/3 तो ये आ जाएगा 6,66,667। तो जब हम कर लेंगे तो हमारे पास यानी कि हमें 10 लाख रुपए में से 3,33,000 डालने चाहिए ए बॉन्ड में, और 6,66,000 डालने चाहिए बी बॉन्ड में। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ यूनिट्स की कि भाई कितने बॉन्ड खरीदने चाहिए, तो देखो 3,33,000 रुपए 3,33,333 तो में डालने चाहिए, और मार्केट वैल्यू क्या है ए का 970, तो इसको कर देंगे 970 से डिवाइड। इसी तरह 6,66,667, और इसका कितना है, इसका है 1,050, इसको कर देंगे। तो यहाँ पे सोल्व करके जो आएगा वो क्या आ जाएगा नंबर्स, यानी इतनी यूनिट्स हमें परचेज करनी चाहिए, ये आप सोल्व कर लेंगे। तो ये था हमारा बॉन्ड इम्यूनाइजेशन। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है भाई। नहीं है कोई भी? अरे सो तो नहीं गए सारे? कहीं पता चले वीडियो म्यूट कर रखे है, माइक म्यूट कर रखा है, सर ठीक है बोलने लग रहे हैं, हम अपने आराम से सो लेते हैं, टीवी देख लेते हैं इतने। सर एक क्वेश्चन है, कोई जूम की मीटिंग की टाइमिंग कम नहीं हो सकती? कम क्यों करनी है अनुज? सर पीपीटी की ग्रुप में सेंड कर देना। हाँ बेटा पीपीटी सेंड कर दूंगा मैं, ये मतलब ये जो ये है ये मैं सेंड कर दूंगा। जूम मीटिंग की टाइमिंग बेटा वैसे ही 40 मिनट है, लगभग हमारा आज खत्म हो चुका है, तो एक टॉपिक जितनी देर में कवर होगा उतनी देर में वो करवाना पड़ेगा। वैसे ये कंटेंट सारा यूट्यूब पे भी है, आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा लग रहा है तो यू कैन गो थ्रू विद यूट्यूब ऑल्सो। ठीक है भाई, तो अगर आप कहें तो मैं एक बार पूरे का एक बार रिकैप दूं, और अगर आप कहें नहीं सर हमारा तो ठीक है हमें समझ में आ गया, तो मैं फिर इसको सम अप करूं। एक बार रिकैप कर दूं मैं ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। कर दो सर। ठीक यस सर। ठीक है, देखो भाई बेटा ध्यान से आप सुनते रहना। अभी तक हम पढ़ते आए कि जो भी हमारे बॉन्ड हैं वो क्या होते हैं, रिस्क फ्री होते हैं। रिस्क फ्री का मतलब उनमें कोई रिस्क नहीं होता,
लेकिन हमने आपको कल बताया था कि बॉन्ड में भी रिस्क होता है। पहला रिस्क होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, यानी कि आपने 10% पे इन्वेस्ट कर दिए, 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करे 10 साल के लिए, 2 साल बाद रेट होगी 12%, आपको 1 लाख पे 10% यानी कि 10,000 रुपए ब्याज मिलेगा। आपका दोस्त जिसने 12% पे 2 साल बाद इन्वेस्ट करा उसे 12,000 रुपए मिलेगा, आपको नुकसान है। दूसरा री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है कि आपने 1 लाख रुपए 10% पे इन्वेस्ट कर दिए, 2 साल बाद इंटरेस्ट रेट 8% हो गई, आपने ये मान के चला कि जो इसमें मुझे ब्याज मिलेगा उसे मैं री इन्वेस्ट करूंगा, तो 2 साल तक तो 10,000 जो आप 1 लाख का 10% 10,000 और 10,000 का 10% 1,000 आपको मिलता रहा। अब जो कि इंटरेस्ट रेट 8% आ गई तो अब आपको 10,000 का 8% केवल 8,000 रुपए मिलेगा। दूसरा रिस्क हो गया ये। इन रिस्क को खत्म करने के लिए हमें बनाना पड़ता है बॉन्ड पोर्टफोलियो, और बॉन्ड पोर्टफोलियो को बनाने के लिए जो स्ट्रेटेजी हम लगाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। ये है हमारी 3rd यूनिट का पहला पार्ट, बॉन्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। अब बॉन्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी होती है 3 तरह की, मैं पहले भी बता चुका हूं 3 तरह की होती है। 3 में सबसे पहली होती है पैसिव, फिर होती है सेमी एक्टिव और फिर होती है एक्टिव। तो सबसे पहले हमने पढ़ा पैसिव मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। पैसिव मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में हम फ्यूचर को लेके ज्यादा प्रेडिक्टिव नहीं होते हैं, हम जो प्रेजेंट में चल रहा है उसके ऊपर ही ज्यादा अपना फोकस रखते हैं। इसमें सबसे पहली स्ट्रेटेजी थी बाय एंड होल्ड, यानी जो भी आपको सिक्योरिटी चाहिए उसको आप खरीद लीजिए, जिस भी आपको बॉन्ड पोर्टफोलियो बनाना है उस तरह की आप सिक्योरिटी परचेज कर लीजिए और फिर होल्ड करके रखिए, मैच्योरिटी के टाइम में उसको रिडीम कर लीजिए, पैसा ले लीजिए। पैसिव की पहली स्ट्रेटेजी है बाय एंड होल्ड। दूसरी स्ट्रेटेजी थी बॉन्ड लैडर स्ट्रेटेजी। इसमें बेटा बाय एंड होल्ड तो होता ही होता है, प्लस में इसमें क्या करते हैं, हम सेम मैच्योरिटी वैल्यू के बॉन्ड नहीं करते, हम अलग अलग मैच्योरिटी वैल्यू के बॉन्ड परचेज करते हैं, अलग अलग मैच्योरिटी वैल्यू के। यानी कि कोई बॉन्ड है जो 10 साल में रिडम्पशन होगा, कोई 5 साल में होगा, कोई 2 साल में होगा, कोई 8 साल में होगा। यहाँ पे एक ही तरह के हो जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग होते हैं, इस वजह से बोलते हैं बॉन्ड लैडर स्ट्रेटेजी। तीसरी थी इंडेक्सिंग स्ट्रेटेजी। इंडेक्सिंग स्ट्रेटेजी में क्या होता है, हम अपने जो खुद के बॉन्ड का पोर्टफोलियो बनाते हैं उसको बनाने के लिए हम एक इंडेक्स को ढूंढते हैं, इंडेक्स को ढूंढते हैं। वी हैव टू सर्च ए सुटेबल इंडेक्स, और उस इंडेक्स को देख के हम अपनी बॉन्ड पोर्टफोलियो बना लेते हैं। तो पैसिव मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में कितनी स्ट्रेटेजी है प्यारे बच्चों, 3। पहली हो गई बाय एंड होल्ड, दूसरी हो गई बॉन्ड लैडर, तीसरी हो गई इंडेक्सिंग। ठीक है भाई। अब इंडेक्सिंग के अंदर हमारे पास काफी मेथड्स हैं, उन मेथड को हम ढूंढते हैं। पहला मेथड हो गया हमारे पास अब जब इंडेक्सिंग स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं तो जब भी आप इंडेक्स को देखम देख काम करते हो तो आपके सामने एक आ जाता है एरर जिसका नाम होता है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर क्या होता है, जब भी आप इंडेक्स को ट्रैक करने जाते हो, इंडेक्स के पद चिन्हों पे चलते हो, तो बेटा उसमें कई एरर आ जाते हैं। वो एरर मेनली आते हैं 2 कारणों से। अगर आप इंडेक्स की कंपोजिशन को कॉपी करते हो, कंपोजिशन मतलब जहां जहां इंडेक्स ने पैसा लगा रखा है वहीं वहीं आप पैसा लगा रहे हो, तो इस कारण क्या होता है, इस कारण आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। और अगर आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करते हो तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में आपकी कंपोजिशन बिगड़ जाती है। तो हमें दोनों को एक मैच करना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास 3 मेथड है। देखो पैसिव पोर्टफोलियो के 3, बाय एंड होल्ड, दूसरा क्या था पैसिव में, पहला बाय एंड होल्ड, दूसरा बताओ बॉन्ड लैडर और तीसरा इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग के अंदर और 3 है। 3 कौन कौन से हैं, पहला है इंडेक्सिंग के अंदर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग या सर्कुलर अप्रोच। इसमें हम पूरे जो पोर्टफोलियो है उसमें अलग अलग उसके स्ट्रेटास बांट लेते हैं, उसकी विशेषताओं को डिवाइड कर लेते हैं।
अब जो इंडेक्स ने जितना प्रोपोर्शन ले रखा है सेम वही प्रोपोर्शन हम भी रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी इंडेक्स ने 25% अपना पैसा डाल रखा है ट्रिपल ए सिक्योरिटी में, तो हम भी अपना 25 किस में डाल देंगे, ट्रिपल ए वाले में डाल देंगे। अगला ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, ऊपर का सर्कुलर तो रखना ही रखना है, इसके अलावा वेरियस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को और ध्यान में देना है। तीसरा है वेरिएंस मिनिमाइजेशन, कि जो ट्रैकिंग एरर है उसे आपको मिनिमाइज करना है, इसके लिए हम मैथमेटिकल मॉडल अपनाते हैं। ये थी पैसिव। पैसिव 3+3 ध्यान रखो, 3 तो हो गई पैसिव मैनेजमेंट की, बाय एंड होल्ड, बॉन्ड लैडर और इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के अंदर 3 हो गई, सर्कुलर, ऑप्टिमाइजेशन और वेरिएंस। अब अगला आ गया सेमी एक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। जो भी पेंशनर फंड्स होते हैं, जो भी हमारे इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो इस स्ट्रेटेजी में जाती है। यानी जितनी उनकी लायबिलिटी है वो ऐसे में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें उतना पैसा वापस मिल जाए, अपना जितना हमें चुकाना है उतना ही हमें अपना वापस मिल जाए। तो उसमें सबसे पहला है डेडिकेशन, दूसरा है इम्यूनाइजेशन। डेडिकेशन में क्या होता है, सबसे पहला प्योर कैश मैचिंग, यानी इसमें जनरली जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड परचेज कर लिए जाते हैं। जितना आपको पैसा देना है सेम उतने ही कैश वैल्यू जो आपको रिसीव होनी है उसका ले लिया जाता है। जैसे कोई पेंशन फंड है, पेंशन फंड वालों को पता है कि भाई हमें 2 साल के बाद, जैसे 20 साल के बाद हमारा एक एम्प्लॉय रिटायर होएगा और उसको रिटायरमेंट में हमें 5 करोड़ रुपए देने हैं, तो आज ही एक ऐसे में इन्वेस्ट कर देंगे कि एग्जैक्ट 20 साल बाद पेंशनर फंड को 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अगला है कैश मैचिंग विद री इन्वेस्टमेंट। इसमें बेटा कोई री इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो बहुत कंजर्वेटिव है। इसमें बेटा कैश जो हमारे पास कूपन रेट आती है उसे हम दोबारा री इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, एंड देन हम अपना टारगेट जो लायबिलिटी है उसे तय करते हैं। तो सेमी एक्टिव में 2 हो गई, डेडिकेशन एंड इम्यूनाइजेशन। डेडिकेशन में 2 हो गई, कैश जो प्योर कैश मैचिंग और कैश मैचिंग विद री इन्वेस्टमेंट। इम्यूनाइजेशन मैंने आपको अभी करवाया ही है। इम्यूनाइजेशन में हम ऐसी सिक्योरिटी लेते हैं, एक जिसका टारगेट प्राइस ज्यादा हो, एक जिसका कम हो, देन हम 2 सिक्योरिटी में वेटेज डाल देते हैं जिससे हमारा बॉन्ड इम्यून हो जाए, बॉन्ड के अंदर रिस्क ना हो। तो ये था बेटा आज के लिए। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो तो यू मे आस्क मी नाउ।